नमस्ते गुरुक्लियंस, होप यू आर डूइंग वेल एट होम। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था, टोटल 7 वीडियोज़ में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स वाई आई हैव रिटन पार्ट 1. So this is of class 12th biology class, chapter number 6. So this chapter will mainly focus on the structure of DNA, how we came to know that DNA is the genetic material, and the structure of DNA, structure of RNA, process of replication, transcription. So this is a big chapter, and I think it will also take 7 to 8 videos to complete this chapter. And 5th and 6th, both chapters are quite important, so you have to pay attention. So the first topic of this chapter is structure of polynucleotide. Structure of polynucleotide chain, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स 11th क्लास में, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, आपको याद आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पोली मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड इज एन एंटिटी। अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब ये किससे बना होगा, दिस इज ए चेन विच इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, सो चेन ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th दैट न्यूक्लियोटाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इसमें से फॉस्फेट हटा दें, सिर्फ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस अगर रह जाए, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, SIDE। तो सिर्फ एक लेटर में डिफरेंस है, यहाँ T की बजाय S आएगा, ठीक है। सो दिस इज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट नहीं होगा इसके अंदर बस। अब शुगर जो है वो 2 टाइप की होती हैं मेनली। आपके DNA और RNA में जेनेटिक मटेरियल की जब भी बात करेंगे, हमारे पास 2 टाइप की शुगर थी, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये शुगर कौन सी है, हम यहाँ बोलेंगे पेंटोज। पेंटोज मतलब जिसमें 5 कार्बन है, ठीक है। सो राइबोज शुगर का आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा 11th क्लास से रिकॉल करने की कोशिश करना। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ए पेंटागन, दिस इज 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4 और ये वाला 5 नंबर होगा। यहाँ पे होता है इसका CH2OH, दिस इज 5th नंबर कार्बन, ठीक है। ये कॉर्नर पे कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन हम कहीं दिखा नहीं रहे मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पे OH, H, OH। रिमाइंड जो आपको याद करने के लिए आप क्या देखोगे कि सेकंड और थर्ड पे OH नीचे की साइड है, जबकि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के जो ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH ऊपर की तरफ है। जहाँ OH ऊपर आ गया तो नीचे क्या आएगा, इसका H आएगा, ठीक है। इसका OH नीचे आ गया तो इसका H ऊपर आएगा, इसका OH नीचे आ गया तो इसका H ऊपर आ गया। अब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है,
एक वैलेंसी तो इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई होगी, एक इसके साथ सेटिस्फाई होगी, एक हाइड्रोजन के साथ और एक OH के साथ, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर में से ही हम अगर सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हटा दें, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन को हटा दें सेकेंड पोजीशन से, तो सेकेंड पोजीशन पे तो OH है, OH का O हटा दें तो आपकी बन गई डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा आपका, CH2OH, ये 5वां नंबर कार्बन है, ये फर्स्ट 2 3 4, यहाँ पे आपका OH ऊपर H नीचे, यहाँ पे आपका क्या था H और नीचे था OH, और इसी को रिमूव करना है हमने, ठीक है, HOH। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसको कर दिया रिमूव, तो इस पोजीशन पे चेंज है आपका इन दोनों के अंदर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन, ठीक है, सेकेंड डैश OH। तो ये तो हो गया आपका शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। तो ये जो शुगर होगी राइबोज शुगर, ये किस में मिलेगी आपको, RNA के अंदर, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो आपको मिलेगी DNA में। तो शुगर दोनों में है, दोनों में पेंटोज शुगर है, पर RNA में राइबोज, DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। सेकेंड चीज पे आते हैं हम नाइट्रोजनस बेस पे, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेस आप 11th से जरूर रिकॉल करेंगे। सो नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज प्यूरिन्स एंड वन इज पिरिमिडीन्स। इसको हम PY लिख देते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PU लिखते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक इसके अंदर हेक्सागन होगी और इसी के साथ एक अटैच्ड आपकी पेंटागन होगी, जबकि पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल रिंग, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे, जैसे मान लो इसका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। इसमें HC वगैरह हम कहीं नहीं दिखा रहे हैं अभी। यहाँ पे अगर एक मान लो NH2 लगा दिया तो ये बन गया आपका एडेनिन। सो प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, वाइल पिरिमिडिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागन एक सिंगल। इसमें हेक्सागन प्लस पेंटागन दोनों कनेक्टेड हैं। सो प्यूरिन्स के 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। एडेनिन को हम A से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को हम G से डिनोट करते हैं। दीज बोथ आर प्यूरिन्स एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन्स हैं आपके 3 टाइप के, साइटोसिन C से डिनोट करेंगे, थाइमीन T से, और यूरेसिल, यूरेसिल डिनोटेड बाय U। अब ये 3 टाइप के हैं, ये 2 टाइप के हैं। तो चाहे DNA हो चाहे RNA हो, देयर विल बी ओनली 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ये दोनों तो दोनों में होंगे ही होंगे, चाहे DNA हो चाहे RNA हो। कमी कहाँ से आएगी, यहाँ से। सो आउट ऑफ दीज 3 ओनली 2 विल बी प्रेजेंट ईदर इन DNA और RNA। अगर DNA की बात करेंगे तो DNA में ये दोनों प्रेजेंट हैं, और RNA के अंदर साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट हैं RNA में। वहाँ पे थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पे क्या आ गया, यूरेसिल। DNA में थाइमिन आएगा, उसमें यूरेसिल नहीं आता, ठीक है। तो ये आप थोड़ा रिकॉल करोगे 11th क्लास से, ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं ये।
और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो बनता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड होता है हमारा H3PO4, ठीक है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका OH OH OH। अब देखो H3, एक H, 2 3, H3 हो गया, O कितने हैं, P एक आ गया, H3P एक आ गया, 1 2 3 4 O आ गए इसके अंदर, सो PO4। तो ये है आपका H3PO4 जहाँ से आपका फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। सो दीज आर प्राइमरी एंटिटीज, बाय ज्वाइनिंग देम वी विल डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ ईदर DNA और RNA। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो जो इसकी DNA पॉली न्यूक्लियोटाइड चेंज जो होगी उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना कैसे है, सबसे पहले मैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाता हूँ। हमने एक शुगर ली, राइबोज शुगर, नहीं डीऑक्सीराइबोज, अगर हम DNA की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज OH H H H H OH CH2 OH, ठीक है। तो दिस इज 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 एंड 5th कार्बन। इस शुगर के साथ हमने एक क्या लगाना है, नाइट्रोजनस बेस लगाना है, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेस को हम यहां बनाते हैं। अब सो जहाँ जहाँ इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन थी, सिर्फ मैंने वो नाइट्रोजन की पोजीशन ही दिखाई है, कार्बन वगैरह नहीं दिखाया। कार्बन ये हर एक कॉर्नर पे यहाँ कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे NH2। तो इसका जो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होंगी आप सिंपल याद रखोगे, एक तो इन दोनों के जंक्शन पे, फिर एक छोड़ दो यहाँ पे, फिर एक छोड़ दो, फिर यहाँ पे। अब यहाँ जब आ गई तो उसके बाद एक ये छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो नाइट्रोजन की बॉन्ड, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे, दिस इज NH। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। तो एक कार्बन से, इस कार्बन से सेटिस्फाई होगी, दूसरी इससे होगी, तीसरी हाइड्रोजन से होगी, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया। दिस इज एडेनिन। सो एडेनिन का जो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9। सो इसका 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का इस शुगर के OH के साथ मिलके वाटर निकल जाएगा यहाँ से, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बन गई एक बॉन्ड, ठीक है। और उस बॉन्ड का नाम हम क्या देंगे, चलो मैं यहाँ पे इसको मिटाता नहीं हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगी अब,
ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो बॉन्ड बनेगी यहाँ इस N और इसके बीच में, क्योंकि OH और H तो निकल गया वाटर, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगी, दिस बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन ए नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, दिस इज कॉल्ड एज N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। N हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये बॉन्ड बनी है नाइट्रोजन के साथ। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए थी? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये कंप्लीट हो गया। तीसरा रह गया फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को हमने यहाँ पे अटैच करना है। सो POOH OH ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको OH को ऐसे लिख देते हैं, इसका OH और इसका H निकल के, अब ये H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो H2O निकल गया तो क्या बन गया? POCH2। मैं इसको मिटा देता हूँ अब। तो बॉन्ड कैसी बनी आपकी? CH2 OP। So this is ester bond। ठीक है। अब ये जो OH है यहाँ, इस OH को अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना है हमने, ठीक है। तो वो कैसे जुड़ेगा उसको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको। यहाँ डिटेल नहीं दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका एडेनिन, यहाँ पे हो गया फॉस्फेट। ये क्या बन गया आपकी बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड, जो मैंने यहाँ पे बनाई है। फिर नेक्स्ट शुगर, उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस, मान लो T आ गया। अब इसके साथ यहाँ पे फॉस्फेट बना, फॉस्फेट के साथ ये एस्टर बॉन्ड बनी। अब ये जो फॉस्फेट है, इसका जो OH होगा, ये OH, और इसका जो OH था, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे और बनाऊँ फॉस्फेट, ये वाला, तो नीचे तो एस्टर बॉन्ड बन चुकी उसकी। ऊपर हमने दिखाया ये OH, यहाँ पे O, यहाँ पे OH। तो इसमें से क्या होगा? ये वाटर निकलेगा। तो यहाँ पे भी क्या बन गया? फिर दोबारा PO। तो ये जो बॉन्ड बनेगी अगेन, ये भी क्या है? एस्टर बॉन्ड। तो एक फॉस्फेट के इस साइड एस्टर बॉन्ड बन रही है और एक फॉस्फेट के दूसरी साइड एस्टर बॉन्ड बन रही है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गई ये, और एक बॉन्ड ये बन गई, ठीक है। सो दिस इज एस्टर बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो एस्टर बॉन्ड। इसलिए इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड दो जगह है ये, एक तो यहाँ होगी और एक यहाँ बनेगी, मतलब एक यहाँ और एक इसके नीचे, फॉस्फेट के दोनों साइड। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। यहाँ पे फॉस्फेट, फिर यहाँ पे एक शुगर। तो इस एक सिंगल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। एंड इट विल ऑलवेज फॉर्म बैकबोन ऑफ DNA, ठीक है। DNA के स्ट्रक्चर में बैकबोन बनाएगा। दूसरी चीज़, जो DNA होता है हमारा ऐसे है, ये आपने 11th क्लास में स्ट्रक्चर देखा होगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेना वहाँ से जाके, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ कि बैकबोन बनाएगा, तो बैकबोन में क्या है? यहाँ पे एक शुगर आई, इसको मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ, फिर फॉस्फेट बिना सर्कल के, फिर शुगर,
फॉस्फेट शुगर, ठीक है। सो दिस इज द बैकबोन ऑफ वन स्ट्रैंड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। इसके सामने ऐसी ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आएगी, शुगर फॉस्फेट शुगर शुगर फॉस्फेट, ठीक है। अब हर शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे एडेनिन, इसके सामने T, इसके सामने G है तो इसके सामने C। सो वी आर सेइंग दैट शुगर एंड फॉस्फेट दे आर फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ DNA स्ट्रक्चर, while nitrogenous bases will form steps of a ladder। लैडर मतलब CD। अगर ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे सीधे होते, ठीक है, तो बैकबोन किसने बनाई? शुगर और फॉस्फेट ने, अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट। इन्होंने क्या बनाई? अपनी स्टेप्स ऑफ लैडर। तो इसके सामने मान लो T आ गया और यहाँ पे एक दूसरी शुगर दिखा दो, यहाँ पे फॉस्फेट, फिर यहाँ पे पहली बात तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ऐसे एक की इस साइड है O तो इसका इस साइड रहेगा एकदम, ठीक है। फॉस्फेट तो ये एक सीधी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये भी एक सीधी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इन्होंने बैकबोन बनाया और नाइट्रोजनस बेसिस ने बनाया इसका स्टेप्स लैडर के, ठीक है, CD के स्टेप्स। तो अगर इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम ऐसे करके ट्विस्ट कर दें राइट हैंडेडली, ठीक है, आपके पास दो थ्रेड हैं और दो थ्रेड को आप ऐसे लपेटते जाओ जैसे रस्सी बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा आएगा? इस टाइप का आएगा आपका, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो जो आप NCERT में देखोगे आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है ऐसे, और DNA का ये वाला स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, आप दोबारा 11th क्लास की बुक उठाओगे, ठीक है, उसमें दोबारा जाके रिवाइज करोगे। मैंने फिर भी सारा ऑलमोस्ट बता दिया है 90%। अगर आपने नीट के लिए जाना है, इसकी डिटेल देखनी है कि भाई कई बार ये पूछ सकते हैं नीट में कि भाई इस जो ये न्यूक्लियोटाइड बना है इसमें एडेनिन जो है, एडेनिन के किस नाइट्रोजन, कौन से नाइट्रोजन के और इसके कौन से कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनी? तो हम यहाँ बोलेंगे फर्स्ट कार्बन एंड 9th नंबर नाइट्रोजन, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनी। या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगी? ये तो बैक बॉन्ड बन रही है यहाँ पे, ये नाइट्रोजनस बेस आ गया, यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस आएगा और वो हरदम कैसा होगा? पिरिमिडीन होगा। प्यूरिन के सामने हरदम पिरिमिडीन होगा, ठीक है। A और T की पेयरिंग होगी हरदम और G और C की पेयरिंग होगी। इन दोनों के बीच में हरदम डबल बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में हरदम ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। सो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों क्या थे? प्यूरिन्स। ये दोनों क्या थे? पिरिमिडीन्स। सो द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट बिटवीन ए प्यूरिन एंड ए पिरिमिडीन। अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि DNA के स्ट्रक्चर में हरदम जो विड्थ होती है इसकी, ठीक है, वो फिक्स क्यों होती है? दैट विड्थ इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ से लेके और यहाँ तक वो 20 ही क्यों होती है? That's because of formation of hydrogen bond between a purine and a pyrimidine। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आमने सामने दोनों प्यूरिन आ जाएं और आमने सामने दोनों पिरिमिडीन आ जाएं,
अगर ऐसा होता, आप इमेजिन करके देखो कि इस शुगर के साथ अगर डबल रिंग वाला प्यूरिन है और यहाँ पे भी डबल रिंग वाला प्यूरिन है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता। इससे अगले वाले में दोनों पिरिमिडिन है, सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता। तो अल्टीमेटली आपका स्ट्रक्चर कैसा बनता? जिगजैग। पर हम कह रहे हैं कि दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे चलते हैं, दोनों स्ट्रैंड। सो बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एंड मोर स्पेसिफिकली वी विल से एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि एक की पोजीशन देखो आप शुगर की, ये इस साइड है, दूसरे की पोजीशन इस साइड है, ठीक है। इसका हरदम 5' देखो यहाँ पे जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का OH बचा हुआ है, यहाँ पे 5th कार्बन था ये। अब 5th कार्बन का OH फ्री है, तो इस वाले एरिया को, इस वाले एंड को हम बोलेंगे 5' एंड, जबकि ये जो शुगर है आपकी, इसका 3' OH खाली है अभी, दिस इज 3'। तो 5' पे फॉस्फेट और 3' पे OH ग्रुप फ्री होगा हरदम, ठीक है। तो इसका, इस वाली का देखो यहाँ पे 3' OH होगा, तो ये इसका 3' बनेगा, और जो इसका लास्ट चलेगा वो 5' पे फॉस्फेट फ्री होगा। सो दिस विल बी द 5' एंड। तो हरदम जो पोलैरिटी होती है, दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी ऑफ DNA, वो हरदम अपोजिट होगी। एक स्ट्रैंड की अगर ये 5' to 3' है, तो दूसरे स्ट्रैंड की ये 3' होगी और ये 5' होगी, ठीक है। सो ये चीज़ हरदम आपने ध्यान रखनी है, पोलैरिटी ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इज ऑलवेज अपोजिट। एक 5' to 3' है, तो दूसरा 3' to 5' होगा। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं हम, सेलिएंट फीचर्स ऑफ DNA। सो 5' पोलैरिटी क्या होती है, 3' पोलैरिटी क्या होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सेलिएंट फीचर्स। सबसे पहले तो हम एक बात बता दें, इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आएगा इरविन चारगाफ, सिंपल हम चारगाफ लिखते हैं। चारगाफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था, और उस रूल को बोलते हैं चारगाफ रूल, ठीक है, चारगाफ रूल। उन्होंने जो रूल दिया उसके क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला ये था कि प्यूरिन्स विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पिरिमिडीन्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, PU प्यूरिन, PY पिरिमिडीन। और इसमें भी स्पेसिफिकली A और T के बीच में हरदम डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में हरदम ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड, नंबर ऑफ एडेनिन will be equal to number of thymine। एडेनिन एक प्यूरिन है, थायमिन एक पिरिमिडिन है, पर बॉन्डिंग तो इन दोनों के बीच में बननी है। तो जब पेयर इन्होंने बनाना है आपस में, तो एडेनिन जितने होंगे उतने ही थायमिन होंगे, तभी पेयरिंग पूरी प्रॉपर बनेगी। ऐसे ही नंबर ऑफ साइटोसिन विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। चलो उल्टा लिख दिया, वैसे साइटोसिन वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ग्वानिन लिखेंगे, क्योंकि प्यूरिन एक साइड में दिखा दिया हमने।
सो ग्वानिन विल बी इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है। A+T। तीसरा है नंबर ऑफ प्यूरिन्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स। अब देखो प्यूरिन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन, तो हम ये कह सकते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन डिवाइडेड बाय साइटोसिन प्लस थाइमिन विल बी इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, द नंबर ऑफ प्यूरिन्स, ये तो प्यूरिन थे दोनों, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स इज इक्वल टू 1, तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों ये इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान से देखना। नाउ वी आर सेइंग दैट रेशियो ऑफ A+T C+G, A और T, C और G, इसकी रेशियो फिक्स नहीं होती, वेरिएबल लिख देते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल होगी बट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज इट विल बी फिक्स, वेरिएबल बट फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। एक स्पीसीज के लिए वो फिक्स है, मतलब अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये वाली रेशियो जो है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। नॉर्मली जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, दे हैव दिस रेशियो मोर देन 1, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया इसके अंदर आपका, एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन का होता है 1.55। दूसरा एग्जाम्पल है आपका वीट का 1.25 प्लांट आ गया। एक एग्जाम्पल प्लांट का, एक एनिमल का ले लिया हमने, ठीक है। बट दिस रेशियो विल बी लेस देन 1 in lower organisms like bacteria and viruses. For example, E. coli. E. coli क्या है? एक बैक्टीरिया है जो हमारे गट के अंदर मिलता है सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में। सो E. coli का जो आपका रेशो है वो है 0.93, ठीक है। So these are the rules which are given by Chargaff in deciding, in explaining the structure of a DNA. तो रूल को बहुत ध्यान रखना है आपने। ये वाली चीज़ जो है वो आपसे नीट में पूछी जा सकती है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी ये ऊपर वाले पॉइंट तो आपको NCERT में मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंट। सो साइंटिस्ट का नाम था चारगाफ, इरविन चारगाफ। जनरली मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो होते हैं उसका हम सरनेम ही याद रखते हैं और सरनेम ही पूछा जाता है आपसे। सो सेंट फीचर्स ऑफ डीएनए के अंदर अब हम कुछ पॉइंट्स, वैसे तो हमने सारे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लिखने की ज़रूरत, छोटा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसको बोला गया था न्यूक्लिन, ठीक है। फिर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर दिया था,
क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। द नेम ऑफ साइंटिस्ट वॉज विल्किंस एंड, एक मिनट मैं भूल गया हूँ साइंटिस्ट का नेम, हाँ, रोजालिंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। सो इट वॉज गिवन बाई विल्किंस, ये भी सरनेम है, एंड फ्रैंकलिन ये भी सरनेम है, पूरा नाम नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता सरनेम से ही, ठीक है। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर दे दिया था, बट पूरी स्ट्रक्चरल डिटेल्स वो नहीं दे पाए क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था ये। सो इस वाली जो स्ट्रक्चरल डिटेल थी इसको यूटिलाइज करके 1953 के अंदर देयर वर 2 साइंटिस्ट who gave double helical structure of DNA. Double helical structure of DNA. This was given by 2 साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, ये भी दोनों के सरनेम है, पूरा नाम नहीं है, ठीक है। सो इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट के नाम है वो यही है मेन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने इनसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर डिटेल दे दी थी। इस डिटेल को यूटिलाइज करते हुए इन्होंने जो आपका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो कंप्लीटली प्रपोज किया था। So Watson and Crick in finally in 1953 proposed the structure of DNA। तो वो DNA का स्ट्रक्चर क्या था, ये वाला जो आप अभी बनाया था मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड मान लो, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही एस फॉस्फेट को नहीं दिखा रहा हूँ मैं, A T डबल बॉन्ड, G C के साथ ट्रिपल बॉन्ड, T A के साथ डबल बॉन्ड, ऐसे। तो अब इसके सैलिएंट फीचर्स के अंदर सारे तो वो पॉइंट लिख सकते हैं हम जो आपके चारगाफ रूल के थे, प्लस सबसे पहले कि जो डीएनए है बैकबोन किसने बनाई, शुगर एंड फॉस्फेट। स्टेप्स ऑफ लैडर किसने बनाए, स्टेप्स ऑफ लैडर बनाए आपके नाइट्रोजनस बेसिस ने, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लेके चल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज़ें। तीसरा 2 strands of DNA runs anti-parallelly, ठीक है। 1 in 5' to 3' direction, and other in 3' to 5' direction। द डिस्टेंस जनरली जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं आपके एक हेलिक्स, एक टर्न ऑफ हेलिक्स, दिस इज कंप्लीट 1 टर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, ठीक है। सो कंप्लीट 1 टर्न के अंदर 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर्स इन 1 टर्न। हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये जो स्पेस है ये, दिस वाज
3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो स्पेस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, BP लिख रहा हूँ, बेस पेयर इज 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पूरे इस वन टर्न ऑफ हेलिक्स, या इसको बोलते हैं हम पिच ऑफ हेलिक्स जो है, पिच ऑफ हेलिक्स की कितनी लेंथ हो गई? 3.4। अगला पॉइंट बनाना हो तो बना दो, नहीं तो इसी में चल जाएगा ये। पिच ऑफ हेलिक्स कितनी बनी आपकी? एक के बीच में, दो के बीच में इतना डिस्टेंस, टोटल 10 है, तो 3.4 इंटू 10, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 6th आ गया आपका पॉइंट कि जो आपकी पेयरिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ऑलवेज बी बिटवीन A and T, G and C, A with डबल बॉन्ड, G C with ट्रिपल बॉन्ड। और इसी की वजह से क्या होगा, एक कांस्टेंट विड्थ ऑफ हेलिक्स बनेगी, ठीक है आपकी। और वो जो हेलिक्स की विड्थ है वो है आपकी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ से ये जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो ग्रूव बनता है, देखो हर एक उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो ग्रूव बनता है, जिसको बोलते हैं हम लार्जर ग्रूव ऑफ डीएनए, इसको बोलते हैं हम स्मॉलर ग्रूव। ग्रूव मतलब गड्ढा कह लो, थोड़ा सा डिप्रेशन। इस ग्रूव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप कोई डीएनए को हम स्टेन करते हैं तो वो जो स्टेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ग्रूव्स के अंदर ही फंसते हैं, और इसी की वजह से बाद में डीएनए जो है वो आपका इल्यूमिनेट होता है, वो मतलब हमें दिखाई देता है जब रेडिएशन छोड़ता है। तो आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं डीएनए के अंदर कौन कौन सी होंगी, नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो आप। एक तो हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में था? बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। दूसरी तरह की बॉन्ड थी आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड, वो किसके बीच में थी? बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं NB। तीसरा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये किसके बीच में थी? बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर, ठीक है। नीचे वाली शुगर की जो है वो 5th कार्बन यूज हो रहा है, 5th कार्बन वाला OH हो रहा है, और उससे ऊपर वाली का 3' वाला हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने कार्बन की बात नहीं करी, हमने डायरेक्टली लिख दिया शुगर। सो द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो these are 3 different type of bonds which will stabilize the structure of DNA. ठीक है। एक पॉइंट है कि दिस डीएनए स्ट्रक्चर इज राइट हैंडेड कॉइल्ड। राइट हैंडेड जो मैंने अभी बताया कि आपके पास 2 थ्रेड हैं, अगर हम इसको इस तरीके से ट्विस्ट करें, ठीक है, दिस इज राइट हैंडेड। अब ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल्स पढ़ी हैं, ये हमने BDNA की पढ़ी है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर हमारा वाटसन एंड क्रिक ने दिया था दैट वाज गिवन बाय BDNA। मोस्टली हम इसी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी DNA होते हैं, ADNA होता है, ZDNA होता है, ठीक है। ये आपका NCERT या CBSE से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, और नीट की प्रिपरेशन के लिए कई बार पूछा जा सकता है। तो वो डिफरेंट टाइप के जो DNA है उसका मैं एक कंपैरेटिव चार्ट बना दूंगा इस पर, ठीक है। उसके बेसिक पॉइंट्स आपको
नोट करवा दूंगा। तो आई थिंक यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फिनिश हो गया। एक इससे रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि जो आपका डीएनए का साइज़ है, डीएनए का साइज़ मतलब उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग का, सबसे पहले छोटे वाला लिखते हैं, लेम्डा एक्स बैक्टीरियोफाज, लेम्डा एक्स 174। सो इसका जो साइज होता है, बुक से देखता हूँ, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो इसने न्यूक्लियोटाइड्स बोला, इसने बेस पेयर्स क्यों नहीं बोला? न्यूक्लियोटाइड इसलिए बोला क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ठीक है। जहाँ डबल स्ट्रैंडेड होगा वहाँ पे वो पर्टिकुलरली बोलेगा बेस पेयर। नेक्स्ट द साइज, द एग्जांपल इज ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। 12th की क्लास की जो आप 11th 12th चैप्टर देखोगे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, उसमें ई कोलाई का काफ़ी यूज़ होता है। सो ई कोलाई का जो साइज़ है वो है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। अब इससे पता चल गया कि ये डबल स्टैंडर्ड है, तभी बेस पेयर बोला है। पेयर कब होंगे? जब आमने सामने बॉन्डिंग बनेगी। थर्ड, ह्यूमन बीइंग्स 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। तो ह्यूमन का जो जीनोम साइज है, दिस इज कॉल्ड एज जीनोम साइज, वो काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू ई कोलाई या फिर बैक्टीरियोफाज। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिकल डेटा है, थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू discuss the main topic of Griffith transformation experiment as well as the experiment of Hershey and Chase. These experiments will tell you that why we are calling that DNA is the genetic material. कोई और क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही क्यों है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मोस्टली ये टॉपिक आपका सारा 11th क्लास से रिलेटेड था, थोड़ा बेसिक था, ठीक है। कल वाला टॉपिक आपका एडवांस 12th वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, होप आपको समझ में आ जाएगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं बनती तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।